जय हिंद मेरे सेठ श्रेणियों और आप सभी का स्वागत है प्रीतम एकेडमी परिवार में। और मैं हूं पंकज कुमार। तो आज की इस वीडियो पे बात करेंगे क्लास 10th का आपका जो सोशल साइंस का एक पूरा का पूरा किताब है, यानी कि जिसको हम लोग एसएसटी सामाजिक विज्ञान बोलते हैं। इस किताब का एक विषय है आपका हिस्ट्री। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि आपको पता होगा कि सोशल साइंस में से मोस्टली केस में आपके हिस्ट्री आती है, साथ में ज्योग्राफी आता है, इकोनॉमिक्स आता है और आपका पॉलिटिकल साइंस आता है। यानी कि चारों सब्जेक्ट को मिला के हम लोग क्या बोलते हैं, सोशल साइंस बोलते हैं। तो उसी का एक पार्ट है आपका हिस्ट्री। इस हिस्ट्री सब्जेक्ट का जो चैप्टर 2 है आपका भारत में राष्ट्रवाद, इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है या एमसीक्यू क्वेश्चंस है, सारे के सारे क्वेश्चंस को आज कवर करेंगे। और आपके बोर्ड एग्जाम के लिहाज से ये चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है, कारण क्योंकि सबसे ज्यादा एमसीक्यू जो क्वेश्चन है इसी चैप्टर से आते हैं। बात क्लियर है। लेकिन आप ये वाला वीडियो देखने से पहले जो हम लोगों ने टॉपिक वाला जो वीडियो लिया है, जिसमें चैप्टर 2 का पूरा डिस्कशन हम लोगों ने शुरू से लेकर लास्ट तक किया है, उसको जाके एक बार जरूर देख लीजिएगा, ताकि अगर यहां से आपके डाउट्स कुछ बचते हैं तो उससे आपका पूरा का पूरा डाउट जो है क्लियर हो जाएगा। तो आशा करता हूं कि आप वीडियो देख रहे हो और साथ ही साथ आप अच्छे भी होगे, स्वस्थ भी होगे। कारण क्योंकि आज आपका अगर तबीयत अच्छा है तब जाके आप पढ़ाई भी ठीक ढंग से कर पाओगे और आपका नंबर भी जो है वो बेहतरीन ढंग से आएगा। तो देरी नहीं करते हुए पहले वीडियो के पहले क्वेश्चन पे चलेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपका क्या है कि प्रथम विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ? प्रथम विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ? ऑप्शंस क्या है? 1914, 1916, 1918 और 1920। तो जो प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत जो है वो 1914 से शुरू हुआ था। आपको मैं बता दूं कि दो विश्व युद्ध शुरू हुआ था, एक प्रथम विश्व युद्ध और दूसरा क्या था आपका द्वितीय विश्व युद्ध। तीसरा विश्व युद्ध हुआ नहीं था। तो दो विश्व युद्ध था, एक प्रथम विश्व युद्ध, दूसरा क्या था द्वितीय विश्व युद्ध। तो यहाँ पे प्रथम विश्व युद्ध का बात था कि प्रथम विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ, तो 1914 में हुआ। आप मुझे ये बताएं, अगर आपने पढ़ा होगा तो आप मुझे ये बता दें कि जो दूसरा विश्व युद्ध है वो कब से शुरू हुआ था। अब बात करते हैं दूसरे नंबर प्रश्न पे। तो प्रश्न संख्या दूसरा क्या है आपका कि प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला था, यानी कि आपको समय बता रहा है, टाइम पीरियड बताना है। तो हम लोगों ने क्या देखा कि जो प्रथम विश्व युद्ध है वो 1914 से शुरू हुआ और ऑप्शन नंबर 2 देख रहे हो 14 से शुरू है और ये 4 सालों तक चला था, 1918 तक चला था। यानी कि 1914 से लेकर 1918 क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा। वही मैं दूसरा विश्व युद्ध का बात करूं तो ये 1939 से शुरू हुआ था। कब से? 1939 से लेके 1945 तक चला था। आपको ये याद भी रखना है। तो प्रथम विश्व युद्ध 1914 से शुरू हुआ, 1918 में समाप्त हुआ। दूसरा विश्व युद्ध 1939 में शुरू हुआ और 1945 में क्या हुआ, समाप्त हुआ। आपको याद रखना है माय डियर फ्रेंड। अब बात करें तीसरे नंबर प्रश्न पे। तो प्रश्न बड़ा शानदार है। प्रश्न क्या है आपका, देख सकते हो। विश्व युद्ध में हुए, जो विश्व युद्ध हुआ था, विश्व युद्ध में हुए रक्षा व्यय की भरपाई के लिए ब्रिटिश शासन ने क्या कदम उठाया? यानी कि जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो उसमें जो भी खर्चा हुआ या जो खर्चा हो रहा था उसको भरपाई करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने क्या कदम उठाया? ऑप्शंस क्या है? करों में वृद्धि किया, सीमा शुल्क बढ़ा दिया गया, आयकर शुरू किया और इनमें से सभी। तो जी हाँ दोस्तों, जब विश्व युद्ध हुआ तो उससे जो भी खर्चा हुआ तो उस खर्चा व्यय को उन्होंने रक्षा व्यय के रूप में सभी लोगों के समक्ष में रखा। और उस जो रक्षा व्यय है, जो रक्षा के लिए खर्चा किया गया, उस खर्चे की भरपाई के लिए लोगों के करों में वृद्धि किया गया, सीमा शुल्क को बढ़ा दिया गया और आयकर में भी क्या किया, वृद्धि कर दिया गया। यानी कि आप पैसे रखोगे उसमें भी पैसा लगेगा। आप ट्रांसपोर्टिंग कर रहे हो, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जा रहे हो तो आपको सीमा शुल्क लगेगा। और जो भी आप उत्पादन कर रहे हो, जो वस्तु खरीद रहे हो, उस पर भी आपको कर जो है लगा दिया गया। अब चौथे नंबर प्रश्न पे बात करेंगे। तो प्रश्न क्या है आपका कि उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसके द्वारा औपनिवेशिक शासन अपने शासन में लोगों को सेना में शामिल होने के लिए मजबूर किया जाता था? यानी कि कोई यहाँ पे ऑप्शन जो 4 है, इनमें से कौन सा ऐसा एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा जो भी औपनिवेशिक शासन में लोगों को सेना में शामिल होने के लिए मजबूर किया गया था, यानी कि आपको शामिल होना ही पड़ेगा। ये कौन सा प्रक्रिया था? ऑप्शंस क्या है? काला पानी, जबरन भर्ती, सत्याग्रह और दास प्रथा। तो ये क्या था आपका? जबरन भर्ती प्रक्रिया। यानी कि ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा आपका, सही हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न पे। तो प्रश्न संख्या 5 है आपका। 5 नंबर का प्रश्न है कि ग्रामीण इलाकों में लोगों के गुस्से का क्या कारण था? यानी कि अगर ग्रामीण इलाके के लोग जो है क्या कारण से बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए थे? तो आपके ऑप्शंस क्या? युवकों की सेना में जबरन भर्ती,
ब्रिटिश सिपाहियों का अत्याचार, सीमा शुल्क का बढ़ना और इनमें से सभी। तो इसका आंसर क्या होगा कि ग्रामीण इलाके के जो भी युवक थे उनको जबरन यानी कि जबरदस्ती क्या कर दिया जाता था, सेना में भर्ती होने के लिए बाध्य कर दिया गया था। और इसी के कारण जो भी ग्रामीण इलाके के लोग होते हैं वो बहुत ज्यादा क्या थे, गुस्सा में थे। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा आपका सही होगा। अगला है 6 नंबर का प्रश्न है आपका कि 1918 से 1920 में भारत में कौन सी महामारी फैली थी, यानी कि कौन सा महामारी था जो फैला था। तो इसका आंसर क्या होगा, फ्लू का बीमारी फैला था। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा आपका सही होगा। अब क्वेश्चन ये भी पूछेगा कि जब बीमारी फैला तो उससे कितने लोगों की मृत्यु हुई। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि 1921 की जनगणना के अनुसार दुर्भिक्ष और महामारी के कारण लगभग कितने लाख लोग मारे गए थे, यानी कि ये जो फ्लू नामक बीमारी हुआ या और भी कई तरह के जो महामारी है, प्राकृतिक आपदा है, तो उनसे कितने लाख लोगों की जो है मृत्यु हुई थी, आपका प्रश्न है। तो ऑप्शंस क्या है, 12 से 13 लाख, 105 से 110 लाख, 120 से 130 लाख और 150 से 170 लाख। तो ऑप्शन क्या होगा, 120 से लेकर 130 लाख जो लोग हैं वो जो है आपका महामारी या बहुत तरह के जो आपके प्राकृतिक आपदा है उससे उनकी क्या हुई, मृत्यु हुई थी। अगला 8 नंबर का प्रश्न है, संथाल विद्रोह के नेता कौन थे, और ये मोस्ट वीवीआई प्रश्न है आपका इस चैप्टर का। तो संथाल विद्रोह के नेता कौन है, सिद्धू और कान्हू है। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा सही होगा। एक प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप ये बताइए जो संथाल विद्रोह है वो कब शुरू हुआ था और ये कब तक चला था। आप क्या करें, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। 9 नंबर प्रश्न में बात करेंगे, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष किया गया। ऑप्शंस क्या, 1885, 1890, 1895, 1900। तो क्या होगा, 1885 में भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना किया गया था। और उस समय इसका अध्यक्ष कौन था, तो आपको पता होगा क्या था, A.O. ह्यूम करके था, वो क्या थे, आपके कांग्रेस के अध्यक्ष थे। बात करें अगले प्रश्न पे, तो प्रश्न संख्या 10 क्या है आपका कि बंगाल का विभाजन कब हुआ। बंगाल का विभाजन कब हुआ, तो बात करें ऑप्शंस पे तो 1901, 1903, 1905, 1907। तो 1905 में क्या हुआ था, बंगाल का विभाजन हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा आपका सही हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न पे, तो 11 नंबर का प्रश्न है आपका, सत्याग्रह के विचार में किस बात पर जोर होता था, यानी कि सत्याग्रह जो हुआ उसमें किस बात पर जोर होता था। ऑप्शन क्या है, सत्य की शक्ति पर आग्रह करना, अहिंसक विरोध करना, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2 दोनों, और आक्रामक विद्रोह क्या करना, विद्रोह करना। तो ऑप्शन नंबर 3 होगा। सत्याग्रह का मतलब क्या था, सत्य के साथ आग्रह करना, और जो भी आग्रह करेंगे वो हिंसक विरोध नहीं होगा बल्कि अहिंसक रूप से करेंगे, यानी कि इसमें मार काट टकराव नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा आपका सही होगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 12 पे, तो किन्हें बापू किन्हें कहा जाता था। ऑप्शंस क्या, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर और पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो आपको पता होगा बापू यानी कि क्या मोहनदास करमचंद गांधी, यानी कि महात्मा गांधी को कहा जाता था। ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा आपका सही होगा। अगला प्रश्न 13 नंबर का कि महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग कहाँ किया था। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया था। ऑप्शंस क्या है, बिहार में, दक्षिण अफ्रीका में, गुजरात में और इंग्लैंड में। इसका आंसर क्या होगा, दक्षिण अफ्रीका में किया था। और ये दक्षिण अफ्रीका में जो प्रथम सत्याग्रह किया था वो किसके लिए किया था, तो नस्ल भेद, रंग भेद के खिलाफ किया था। तो आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा इसका सही होगा। अगला 14 नंबर का प्रश्न है, गांधी जी अफ्रीका कब गए थे। तो गांधी जी 1893 में जो है अफ्रीका गए थे, है ना। अब क्वेश्चन ये भी पूछेगा कि दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए थे। तो भारत जो है महात्मा गांधी वो 1915 में आए थे। 1915 में महात्मा गांधी जो अफ्रीका से भारत लौटे थे। अब क्वेश्चन आएगा कि जब वो भारत में आए तो उसके बाद कितना सत्याग्रह किया था। तो 3 सत्याग्रह किया था, आपको याद रखना है। पहला आपका जो पहला सत्याग्रह था वो चंपारण बिहार में किया गया था, वो आने के 1 साल के बाद यानी कि 1916 में किया गया। उसके बाद आपका क्या गया, एक आपका क्या गया, गुजरात का खेड़ा जिला जो था वहां पे क्या गया 1917 में। और फिर तीसरा क्या गया आपका अहमदाबाद में क्या गया था, अहमदाबाद के सूती मिल में, तो वो भी 1917 में। तो गांधी जी भारत आने के बाद 3 मुख्य सत्याग्रह किए थे, आपको ये याद रखना है। तो अगला प्रश्न है आपका, गांधी जी के नेतृत्व में बिहार के किस स्थान पर किसानों ने आंदोलन किया था। और ये आंदोलन है गांधी जी के द्वारा भारत में किया गया पहला सत्याग्रह है। तो गांधी जी के द्वारा जो भारत में बिहार के किस स्थान पर, तो चंपारण स्थान पर, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। तो बिहार के चंपारण स्थान पर गांधी जी ने किसानों के लिए क्या किया था, एक सत्याग्रह किया था, जिसे क्या कहा गया, किसान सत्याग्रह, या गांधी जी के द्वारा किया गया पहला सत्याग्रह या चंपारण सत्याग्रह कहा जाता है। बात करें 16 नंबर प्रश्न पे तो 16 के बाद 17 नंबर का प्रश्न क्या है आपका कि महात्मा गांधी ने भारत में सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग कहां किया था। तो चंपारण बिहार में किया था। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा आपका सही होगा। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 18 क्या है, गांधी जी ने चंपारण
में सत्याग्रह कब शुरू किया गया था? तो गांधी जी ने चंपारण में, अगर मैं सत्याग्रह का बात करूं तो 1916 में किया था, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है आपका, किसानों के लिए गुजरात के खेड़ा में गांधी जी ने सत्याग्रह कब किया था? तो ये 1917 में किया था। अभी मैंने बताया था गांधी जी के द्वारा 3 सत्याग्रह, एक 1916 में चंपारण सत्याग्रह किसानों के लिए, दूसरा फिर किसानों के लिए हुआ था, वो भी 1917 में हुआ था, और तीसरा क्या था, सूती मिल मजदूरों के लिए, वो भी क्या था 1917 में, अहमदाबाद में हुआ था, आपको याद रखना है। बात करें इस प्रश्न का, प्रश्न क्या आपका कि जब गांधी जी ने रोलर एक्ट करना गांधी जी ने जब सत्याग्रह करना शुरू किया और सत्याग्रह का जब सफलता देखने के लिए मिला, तो उससे कहीं ना कहीं अंग्रेज जो है भयभीत हो गए। अब जब अंग्रेज भयभीत हो गए तो उन्होंने क्या किया, भारत में एक एक्ट पारित किया जिसे कहा गया रॉलेट एक्ट। क्या कहा गया? रॉलेट एक्ट। अब क्वेश्चन पूछेगा कि रॉलेट एक्ट जो है वो पारित किया, तो रॉलेट एक्ट को किसने पारित किया था? तो सर रॉलेट की अध्यक्षता में इसे जो है पारित किया गया था। बात क्लियर है? तो पूछेगा कि रॉलेट एक्ट कब पारित किया गया था? तो ये 1919 में, कब? 1919 में जो है इसको पारित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा आपका, सही होगा। अगला प्रश्न आएगा, देखिए एक प्रश्न है, क्वेश्चन पूछेगा कि रॉलेट एक्ट क्या है, रॉलेट एक्ट क्या है। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन है आपका कि राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने और बिना मुकदमा चलाए राजनीतिक कैदियों को 2 साल तक जेल में बंद रखने का प्रावधान किस एक्ट के तहत था? तो ये आपको पता है रॉलेट एक्ट के तहत था। इससे ही ना दलील और ना क्या था, ना दलील और ना वकील वाला केस कहा गया, क्योंकि आप ना दलील दे सकते हो और ना अपना वकील रख सकते हो, सीधा जेल में डाल देगा। और इसे काला कानून कहकर भी विरोध किया गया। तो रॉलेट एक्ट क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न संख्या 22 है आपका, रॉलेट एक्ट क्यों पारित किया गया? रॉलेट एक्ट का पारित क्यों किया गया? ऑप्शंस क्या, क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए, सरकारी नौकरियों में प्रवेश पाने के लिए, शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश पाने के लिए और कालाबाजारी को रोकने के लिए। तो इसका मेन क्या था, क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए, उनके रोकने के लिए क्या क्या था, रॉलेट एक्ट जो है 1919 में पारित किया गया था। अब क्वेश्चन आएगा कि भारत के लोगों ने रॉलेट एक्ट का विरोध किस प्रकार किया था? तो पहला क्या था, रैली जुलूस का आयोजन कर रेलवे कर्मचारियों की हड़ताल पे, बंदी और व्यापार जन उभार करके, और ये सभी। जो 23 नंबर का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4, ये तीनों काम कर रॉलेट एक्ट का जो है विरोध किया गया था। अब देखिए रॉलेट एक्ट का परिणाम ही है आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड। आपको यह भी याद रखना है, पूछेगा कि बताए रॉलेट एक्ट का क्या परिणाम है। तो रॉलेट एक्ट का सबसे मुख्य परिणाम क्या था, जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो बात करें 24वें प्रश्न पे, प्रश्न है, अंग्रेजों ने राष्ट्रवादियों का दमन कैसे किया था? तो शांतिपूर्ण जुलूस पर फायरिंग कर अमृतसर में स्थानीय नेताओं का गिरफ्तारी कर गांधी जी के दिल्ली जाने पर पाबंदी लगाकर, और ये सभी। तो देखिए जब रॉलेट एक्ट का विरोध किया गया और सड़कों पे लोग उतर आए, पिकेटिंग किया गया, ऐसे तमाम सारी चीजें किया गया, तो उस क्रांतिकारी जो एक विचार था, जो राष्ट्रवादियों का जो है आपका एक पूरा का पूरा विचार था, उसका दमन किस प्रकार किया गया था? तो उसका दमन करने के लिए अंग्रेजों ने ये तीनों के तीनों कदम उठाए थे। पहले शांतिपूर्ण जुलूसों पर फायरिंग करना शुरू कर दिया था, अमृतसर के स्थानीय नेताओं को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया था, और गांधी जी को दिल्ली जाने पर पाबंदी लगा दिया गया था। ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा, सही होगा। अब बात करें 15वें प्रश्न और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका। प्रश्न क्या है आपका, गद्दर पार्टी का स्थापना किसने किया था? तो लाला हरदयाल के द्वारा गद्दर पार्टी का स्थापना किया गया था। और देखिए गद्दर पार्टी का स्थापना किया कहां गया था, बता दीजिए तो कमेंट में। गद्दर पार्टी का स्थापना लाला हरदयाल के द्वारा किया गया, लेकिन ये किया कहां गया था, आप क्या करें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि गद्दर पार्टी की स्थापना कहां किया गया था। और ये भी पूछा जाता है कि गद्दर पार्टी का पहला नाम क्या था। बाद में इसका नाम गद्दर पार्टी रखा गया, लेकिन इसका नाम पहला क्या था आपको बताना, और मैंने इसका वीडियो विस्तार रूप से लिया, आप जाके देख सकते हो। बात करें अगले प्रश्न पे, 26 नंबर का प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? और आपको ऑप्शन क्या है, 13 अप्रैल 1919, 15 अप्रैल 1919, 20 अप्रैल 1919 और 25 अप्रैल 1919। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1, यानी कि 13 अप्रैल 1919 को क्या हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। अब अगला प्रश्न, अब प्रश्न आएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड किसके आदेश पर हुआ था, यानी कि कौन ऐसा व्यक्ति था जिसने आदेश दिया कि जलियांवाला बाग हत्याकांड गोली चलाया? तो जनरल डायर जो है, इन्होंने क्या किया था, जलियांवाला बाग हत्याकांड जलियांवाला जो बाग का जगह है जहां पे घटना हुआ, वहां पे फायरिंग करने का आदेश दिया था। और ये किस डिवीजन का था, तो जालंधर डिवीजन का एक कमांडर था, तो उसने दिया था। हुआ क्या था कि पता होगा कि जब बहुत तरह का क्रांति होने लगा और उस क्रांतिकारी गतिविधियों को दबाने के लिए अंग्रेजों ने बहुत तरह का फायरिंग किया और तमाम सारी चीजें की, तो उस समय जब चीजें नहीं रुकी तो पूरे क्षेत्र में मार्शल लॉ लगा। अब ये मार्शल लॉ क्या था कि आप क्या
क्या कर सकते हो, ना ही कहीं पे इकट्ठा हो सकते हो। यानी कि मार्शल लॉ एक प्रकार का मैं बोल सकता हूं कि आपातकालीन स्थिति होता है जिसमें पूरा का पूरा जो कार्यभार है सेना के हाथों में होता है और आप दल सभा ऐसी चीजें नहीं कर सकते हो। एक प्रकार का मार्शल लॉ लगा था। तो जब लगा, चूंकि ये जो जलियांवाला बाग जगह था वो क्षेत्र से बहुत दूर था, शहर से बहुत दूर था, तो वहां के लोगों को पता नहीं था। जब ये लोग इकट्ठा हुए तो जनरल डायर ने, जो जालंधर डिवीजन का कमांडर था और उस समय सैनिक शासन लग गया था, उसके चक्कर में गोलियां चलाने का क्या क्या आदेश दे दिया। तब क्वेश्चन यहाँ पे आएगा कि अमृतसर के बाग में लोग क्यों जमा हुए थे, क्या कारण था कि लोग जो वहां पे जमा हुआ था। तो उस समय क्या था, बैसाखी का मेला था सबसे पहला, और दूसरा क्या था, बहुत सारे लोग रॉलेट एक्ट का भी विरोध करने के लिए जमा हुए थे। तो ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा आपका सही, क्योंकि ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2 क्या है, दोनों यहां पे सही है। अगला प्रश्न 29 नंबर का, कि जलियांवाला बाग में अंधाधुंध गोली चलवाने में जनरल डायर का क्या मकसद था, वो ऐसा क्यों करना चाहते थे। ऑप्शन क्या है, पहला नंबर क्या है आपका, भारतीयों में दहशत पैदा करना था, सिखों से प्रतिशोध था, शक्ति प्रदर्शन करना था, या भीड़ को तितर बितर करना था। तो पहला क्या ऑप्शन नंबर 1 होगा कि भारतीयों में दहशत पैदा करने के लिए क्या किया, उन्होंने गोली चलाने का आदेश जो है दे दिया था। अब अगला नंबर 30 नंबर का प्रश्न है। प्रश्न क्या है आपका, कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे, यह किसने कहा था, यह कथन किसका। ऑप्शन क्या, राजेंद्र प्रसाद का है, आपका लाला लाजपत राय का है, बाल गंगाधर तिलक का है, बिपिन चंद्र पाल का है। तो जो स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार और हम इसे लेकर रहेंगे, ये बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा आपका सही होगा। आप बात करें 31 नंबर प्रश्न पे। प्रश्न क्या है, प्रथम विश्व युद्ध में किस साम्राज्य का हार हुआ था, यानी कि जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था तो उस समय किस साम्राज्य का हार हुआ था। ऑप्शन क्या, रूस का, ऑटोमन का, ब्रिटिश का और रोमन का। तो जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ उस समय जो है आपका ऑटोमन साम्राज्य का हार हुआ। और आपको पता होगा ऑटोमन साम्राज्य में उस समय खलीफा पद का शासन होता था, यानी कि खलीफा के पद पे जो आसीन व्यक्ति था उसका शासन चलता था। जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो लोगों ने देखा कि जिस तरह से ये अगर जीत जाता है, ब्रिटेन जीत गया, तो अब ये क्या करेगा कि हम पे शक्तियों को थोपना शुरू करेगा। चूंकि औपनिवेशिक काल में होता था, तो जब शक्तियों को थोपेगा तो उनको ये लग रहा था कि जो हमारा खलीफा पद है उनके शक्तियों को भी यहाँ पे पाबंदी लगा दिया जाएगा। इसी के चक्कर में आप देखोगे तो आगे जाके असहयोग आंदोलन हुआ था। तो अब यहाँ से एक प्रश्न आएगा असहयोग आंदोलन के बारे में। देखोगे 32 नंबर का प्रश्न है कि खिलाफत समिति का गठन बंबई में किस वर्ष किया गया। ऑप्शन क्या, 1918 में, 1920 में, 1919 में, 1917 में। तो अगर मैं खिलाफत समिति का गठन का बात करूं तो ये 1919 में बंबई में। देखिएगा पूछेगा खिलाफत समिति क्या था, तो खलीफा पद के लिए, किसके लिए, खलीफा पद की शक्तियों पर पाबंदी ब्रिटेन सरकार ना लगा पाए, इसके लिए एक समिति का गठन किया गया जिसे क्या कहा गया, खिलाफत समिति। और इसका गठन कहाँ किया गया था, बंबई में किया गया था। कब किया था, 1919 में किया गया था, आपको याद रखना है। अब अगला प्रश्न आएगा कि भारत में खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ। तो भारत में जो खिलाफत आंदोलन है अगर उसका शुरुआत का बात किया जाए तो वो 1921 में कैसे हुआ था। तो सहयोग क्या था, सहयोग आंदोलन, क्या था, असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन जब मिलकर एक आंदोलन शुरू किया, जिसे क्या बोले, असहयोग आंदोलन बोला हम लोगों ने, तो वो दोनों आंदोलन मिलकर था। तो क्या होगा, 1921 होगा, आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आएगा आपका कि तुर्की में, क्या आपका, कि तुर्की में किस आध्यात्मिक पद की समाप्ति कर दी गई थी और जिसके बाद लोग जो है वो डरे थे। तो 34 का आंसर क्या होगा, खलीफा। अभी हम लोग ने देखा था ऑटोमन साम्राज्य में खलीफा पद की समाप्ति के लिए। अगला प्रश्न है आपका 35 नंबर का प्रश्न है कि खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे। तो मोहम्मद अली और शौकत अली खान, यहाँ इस बहुत जगह मोहम्मद अली जिन्ना कहा गया है, शौकत अली जिन्ना भी कहा गया, और बहुत जगह इसको जिन्ना भाई भी बोला गया, बहुत जगह इसको अली भाई भी, अली बंधु भी कहा गया। तो याद रखना है कि दोनों सेम है, मोहम्मद अली और मौलाना शौकत अली, ये दोनों अली बंधु है, इसको अली बंधु भी कहा गया, अली भाई भी कहा गया। तो आपको याद रखना ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा आपका सही होगा। अगला प्रश्न 36 नंबर का प्रश्न है कि सितंबर 1920 में कहाँ के कांग्रेस अधिवेशन में खिलाफत आंदोलन के समर्थन का प्रस्ताव पास हुआ कि हम लोग जो है आपका खिलाफत आंदोलन का समर्थन करेंगे। तो 36 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 कलकत्ता का जो अधिवेशन हुआ था सितंबर 1920 में। तो पूछेगा कलकत्ता का अधिवेशन कब हुआ था, सितंबर 1920 में, और उसमें कांग्रेस के अधिवेशन में क्या हुआ था, खिलाफत आंदोलन का समर्थन करने का बात किया था। तो इसका आंसर क्या होगा, आपका कलकत्ता हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका हिंद स्वराज नामक पुस्तक का रचना किसने किया था। मोस्ट वीवीआई प्रश्न है आपका माय डियर फ्रेंड। ऑप्शन क्या है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बाल गंगाधर तिलक। क्या होगा, महात्मा गांधी इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा सही होगा। अगला प्रश्न है आपका 38 नंबर का प्रश्न है आपका
कि ब्रिटिश सरकार ने केसरे हिंद की उपाधि किससे 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 सम्मानित किया था, यानी केसरे हिंद की जो उपाधि है उसे किससे सम्मानित, किसको सम्मानित किया था? ऑप्शन क्या? पंडित जवाहरलाल नेहरू, श्रीमती इंदिरा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर और महात्मा गांधी। तो 38 नंबर का आंसर क्या होगा? ऑप्शन आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4। तो केसरे हिंद की उपाधि जो है महात्मा गांधी को दिया गया था, तो ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा आपका सही हो जाएगा। अब बात करते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या क्या 39 है आपका कि वंदे मातरम गीत किस पुस्तक से लिया गया था? तो ये आनंद मठ से लिया गया था, ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा आपका सही होगा। और वंदे मातरम देखिए पहले वंदे मातरम को लिखा गया और फिर से आनंद मठ पे क्या किया गया? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा उसे उसमें सम्मिलित कर दिया गया और फिर बाद में वंदे मातरम को भारत में जब लिया गया तो वो आनंद मठ के द्वारा लिया गया था। तो आनंद मठ इसका क्या होगा सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा सही होगा। अगला प्रश्न होगा गीतांजलि किसकी रचना है? गीतांजलि जो है किसकी रचना? ऑप्शन नंबर 1 क्या है? रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, महेश्वरीनाथ तिवारी और महात्मा गांधी। तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 रविंद्रनाथ टैगोर जो है गीतांजलि उन्होंने लिखा था। अगला प्रश्न 41 नंबर का डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन क्या है? महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और रविंद्रनाथ टैगोर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 41 का? ऑप्शन नंबर 2 पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया था? डिस्कवरी ऑफ इंडिया का लिखा था। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा आपका सही होगा। देखिए जो भी पुस्तक और जो भी राइटर है वो आपको हमेशा याद करना है क्योंकि यहां से अक्सर आपके प्रश्न जो है पूछे ही जाते हैं माय डियर फ्रेंड। अब बात करें अगले प्रश्न पे। तो प्रश्न संख्या 42 क्या है देख सकते हो। अगर मैं 42 का बात करूं तो क्या स्वदेशी आंदोलन की प्रेरणा में भारत माता की छवि को किससे चित्रित किया था, यानी कि किसके द्वारा स्वदेशी आंदोलन के तहत क्या था? भारत माता की छवि को अंकित किया गया था। ऑप्शन क्या है? शुभजीत आचार्य, बंकिम चंद्र चटर्जी, अविंद्रनाथ टैगोर और क्या है? रविंद्रनाथ टैगोर। तो जो 42 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। तो अविंद्रनाथ टैगोर ने क्या किया था? स्वदेशी आंदोलन के हिसाब से उन्होंने चित्र जो प्रस्तुत किया था जिसका नाम क्या था? भारत माता। तो क्या होगा? अविंद्रनाथ टैगोर आंसर हो जाएगा। 43 नंबर का प्रश्न है असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? कांग्रेस के किस अधिवेशन में जो है आपका असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव जो है पास किया गया था? तो क्या होगा? 4 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका क्या होगा? दिसंबर में हुआ था और क्या था? 1920 में नागपुर अधिवेशन। और फिर अब देखो कारण समझना, अब अभी देखा था 1921 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुआ था तो दिसंबर में हुआ और जनवरी में इसकी शुरुआत हुई थी, याद रखिएगा जनवरी में। तो देखिए दिसंबर का लास्ट में क्या हुआ था आपका? कांग्रेस ने इसका प्रस्ताव पास कर दिया। अब प्रस्ताव जब पास किया 1920 में तो चला कब? 21 में चलना शुरू हुआ था। तो दिसंबर 1920 कौन सा अधिवेशन? नागपुर अधिवेशन आपको याद रखना है। अगला प्रश्न 44 नंबर का कि असहयोग आंदोलन के संदर्भ में गांधी जी का क्या सुझाव था, यानी उन्होंने क्या सुझाव दिया? ऑप्शन क्या है? सरकारी नौकरियों का बहिष्कार करना, लोगों द्वारा सरकार की दी गई पदवियां जो भी उपाधि उसको लौटा दें, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना। तो ये क्या होगा? चारों। तो ऑप्शन नंबर 4 होगा। इन गांधी जी ने कहा था कि जो असहयोग आंदोलन उसको चरणबद्ध तरीके से चलाना होगा। तो पहला क्या करना पड़ेगा? जो भी सरकारी पदवियां हैं और जो भी सरकारी नौकरी उसका त्याग करें, फिर विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करें और बाद में जब इस आंदोलन में ज्यादा लोग जुटेगा तो हम लोग क्या करेंगे? आगे बढ़ जाएंगे। तो यानी कि तीनों आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा आपका सही होगा। बात करें 45 नंबर प्रश्न पे। तो प्रश्न क्या आपका? गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब किया था, यानी कि गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब किया गया? तो ऑप्शन क्या? दिसंबर 1920, जनवरी 1921, जनवरी 1920 और अगस्त 1920। तो देखिए दिसंबर 1920 नागपुर का जो अधिवेशन हुआ उसमें प्रस्ताव पास हुआ, लेकिन शुरुआत कब हुआ? उसके 1 महीने के बाद, यानी कि दिसंबर के बाद तो जनवरी, और जनवरी जब महीना आएगा तो 1 साल एक्स्ट्रा बढ़ेगा यानी कि 1921 होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा सही होगा। तो जनवरी 1921 में क्या हुआ था? असहयोग आंदोलन का शुरुआत हुआ था। अब अगला प्रश्न है आपका असहयोग आंदोलन कब स्थगित कर दिया गया, यानी कि असहयोग जो आंदोलन है उसको स्थगित कब कर दिया गया, एकदम पूरा की तरह से समाप्त कब कर दिया गया? ऑप्शन क्या है? 12 फरवरी 1921, 12 फरवरी 1922 और 12 फरवरी 1923 और क्या है 12 फरवरी 1924। तो देखिए 20 में क्या हुआ? प्रस्ताव पास हुआ, 21 में शुरू हुआ और उसके 1 साल के बाद जो है वो आंदोलन को वापस ले लिया गया, उसको स्थगित कर दिया गया। तो आंसर क्या होगा? 1922। लेकिन डेट पूरा क्या होगा? 12 फरवरी 1922, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा आपका सही हो जाएगा। अब बात करते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 47 क्या आपका कि असहयोग आंदोलन की समाप्ति किस घटना से हुआ था, यानी कि कौन सा घटना था जो असहयोग आंदोलन की समाप्ति के कारण बना? तो आपको पता होगा कि गांधी जी चाहते थे कि जो भी आंदोलन भारत में हो वो अहिंसक तरीके से हो, यानी कि जिसमें मारपीट दंगा फसाद ना हो। और आपको ये भी पता है कि जब ये शांतिपूर्ण जुलूस
आपका गोरखपुर जिला से होकर गुजर रहा था। गोरखपुर जो उत्तर प्रदेश का जो गोरखपुर जिला है वहां से जब गुजर रहा था तो वहां पे पुलिस के साथ, यहाँ पे पुलिस चौकी के पुलिस के साथ और जो क्रांतिकारी नेता थे उनसे क्या हुआ, भिड़त हुआ। और भिड़त के बाद ये जो टकराव इतना हो गया कि लोगों ने, जो भी सत्याग्रही थे, उन्होंने क्या किया, उस पुलिस स्टेशन को जला दिया। और जब जला दिया तो ये घटना गांधी जी के पास पहुंचा तो वो गांधी जी ने क्या किया, आंदोलन वापस लेने का फैसला किया। और ये घटना क्या था, तो चोरी चोरा घटना था। और कहीं जगह, बहुत जगह इसको चोरी चोरा हिंसक घटना भी लिखता है। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा आपका, इसका सही होगा। बात कर 43 नंबर प्रश्न पे, तो प्रश्न क्या है कि चोरी चोरा, देखिएगा क्या है, चोरी चोरा हिंसात्मक घटना के कारण महात्मा गांधी ने किस आंदोलन को वापस लिया था, तो असहयोग आंदोलन को वापस लिया था। ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा आपका सही होगा। फिर याद रखिएगा 1920, दिसंबर 1920 आपका इसका प्रस्ताव पास हुआ। 1921 आंदोलन शुरू हुआ जनवरी में, और फरवरी 1922 में क्या हुआ, आंदोलन को वापस ले लिया गया चोरा चोरी घटना के कारण। आपको याद रखना है। अब आगे बात करेंगे। 49 नंबर का प्रश्न होगा कि चोरी चोरा हिंसात्मक घटना कब हुआ था, घटना कब हुआ। देखिए वापस तो लिया, लेकिन घटना कब हुआ आपका ये प्रश्न है। तो घटना जो वो 5 फरवरी 1922 को हुआ था। देखिए 5 फरवरी 1922 को हुआ, और उसके बाद गांधी जी को कुछ दिनों के बाद ये घटना के बारे में पता चला था। तो ये याद रखिएगा 12 फरवरी को जो है आंदोलन वापस लिया। तो 12 फरवरी को आंदोलन वापस लिया, घटना कब हुआ, 5 फरवरी 1922 को। आपको ये बात कान खोल के और दिमाग से याद रखना है। अगले प्रश्न पे बात करेंगे। 50 नंबर का प्रश्न है आपका, असहयोग आंदोलन के दौरान, क्या असहयोग आंदोलन के दौरान अवध में किसानों का नेतृत्व किसने किया था। तो अवध में जो किसानों का नेतृत्व किया था बाबा रामचंद्र के द्वारा किया गया था। आप कह रखिएगा बाबा रामचंद्र खुद जो है एक गिरमिटिया मजदूर थे। और मैंने इससे पहले बताया था गिरमिटिया मजदूर क्या है, तो ऐसा व्यक्ति जो निश्चित वेतन, निश्चित करार और निश्चित अवधि के आधार पर जब किसी और देश में जाके काम करते तो उन्हीं लोगों को गिरमिट, या और वो क्या वो उस पूरे के पूरे शर्तों को गिरमिट और उस पर काम करने वाले व्यक्ति को गिरमिटिया कहा गया। तो बाबा रामचंद्र क्या थे, गिरमिटिया मजदूर थे जिन्होंने अवध के किसानों का नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न है आपका आंध्र प्रदेश, क्या है, आंध्र प्रदेश के गुंडे पहाड़ियों में आदिवासी किसानों का नेतृत्व किसने किया था। तो आपको पता होगा कि अल्लारी सीताराम राजू, इन्होंने क्या किया था कि भाई इन्होंने गुंडे पहाड़ी इलाकों में आदिवासी किसानों का नेतृत्व किया था। और अब ये रखिएगा ये एक चमत्कारी पुरुष थे, क्योंकि इन पे एक बार बिजली गिर गई थी, जो चमकती है आसमान में बिजली, वो गिर गया और इनकी मृत्यु नहीं हुई। तो लोगों को लगता था कि ये ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी मृत्यु कभी नहीं हो सकता। आपको ये भी बात याद रखना है। अगला प्रश्न है 52 नंबर का प्रश्न है आपका कि असहयोग आंदोलन के दौरान बागान श्रमिकों ने क्या किया था, यानी कि जो बागान में काम करने वाले लोग थे इन्होंने क्या काम किया। पहला, हड़ताल पर चले गए, बागान छोड़ घर की ओर चल दिए, वृक्षारोपण को नष्ट कर दिया। इनमें से सभी, तो जो 52 नंबर का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2, तो बागान छोड़कर घर की ओर चले गए थे। और आपको पता होगा कि आंदोलन जब इतना क्रूर हो गया कि जो भी यातायात था वो ठप हो गया, तो लोगों को वहीं से वापस आना पड़ा। और जब वापस आना पड़ा तो बहुत सारे लोगों को मारा गया, पीटा गया, उनको प्रताड़न किया गया, ऐसी तमाम सारी घटनाएं किया गया था, जो कि मैंने वीडियो बताया था, प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हो। अगला प्रश्न 53 नंबर का प्रश्न है आपका। प्रश्न क्या आपका देख सकते हो, असहयोग आंदोलन की शुरुआत किस वर्ग की हिस्सेदारी के साथ हुआ था। तो शहरी मध्यम वर्ग के जो लोग हैं इनके साथ ही साथ असहयोग आंदोलन की शुरुआत जो है हुआ था, वो आपका बहुत जोर से चला था। अगला प्रश्न है आपका कि किस प्रांत को छोड़कर, क्या है, किस प्रांत को छोड़कर सभी प्रांतों ने पारिषद चुनाव का बहिष्कार किया था। जब बहिष्कार आंदोलन शुरुआत तो वो बोला गया था कि आपको क्या करना है, कि आपको विधायी परिषदों का चुनाव भी छोड़ना है। तो कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने छोड़ा नहीं था, तो मद्रास प्रांत के जो नेता थे उन्होंने छोड़ा नहीं था, बाकी बंबई, बंगाल और पंजाब में छोड़ा गया था। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा आपका सही होगा। अगला प्रश्न है आपका कि आर्थिक मोर्चे पर असहयोग के रूप में क्या किया गया, यानी कि असहयोग आंदोलन का आर्थिक मोर्चे पर, यानी कि आर्थिक रूप से क्या प्रभाव पड़ा। तो पहला क्या था, विदेशी सामानों का बहिष्कार करना, विदेशी कपड़ों की होली जलाना, शराब की दुकानों को पिकेटिंग करना, ये सभी, तो ये चारों काम किया गया था किसके अंतर्गत, तो आपका आर्थिक मोर्चे के अंतर्गत, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा आपका सही होगा। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 56 पे, तो 56 नंबर का प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के समय भारतीय कपड़ा मिलों और हथकरघों का उत्पादन बढ़ने का क्या कारण था, यानी कि क्या कारण है कि जब भारतीय कपड़े मिल में जो कपड़े उत्पादन होते थे या जो भी हाथ से उत्पादित जो भी कपड़े थे उनका मांग बढ़ा। और हथकरघा उत्पादन किसको बोलेंगे हम लोग, तो आपका खादी वस्त्र, याद रखिएगा। तो क्या था, पहला विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार होना,
खादी वस्त्र सस्ता होना और नए मिल स्थापित होना, ये सभी देखिए पहला क्या था, जो विदेशी वस्तुओं के कपड़े की होली जलाई गई और उनका बहिष्कार किया गया। इसी के कारण क्या था कि जो भारतीय उत्पादित जो हथकरघा के उत्पादन वाले जो खादी वस्त्र था उनका मांग बढ़ा और साथ साथ में भारतीय कपड़ा मिलों का उत्पादन ज्यादा मात्रा में हुआ। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा आपका सही हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न पे। 17 का प्रश्न है कि समय बीतने के साथ ही शहरों में असहयोग आंदोलन की स्थिति कैसे हुई थी। तो यह धीमा पड़ गया था, धीरे धीरे धीमा पड़ गया था। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा आपका सही होगा। क्या होगा ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा सही होगा। बात करना नंबर प्रश्न क्या है, साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा। तो साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा, तो ये 1930 में जो है वो साइमन कमीशन भारत पहुंचा था और इसी के विरोध में लाला लाजपत राय के सर पे लाठी लगती है और उनकी मृत्यु हो जाती है, आपको याद रखना है। और एक नारा था साइमन कमीशन वापस जाओ, गो बैक साइमन कमीशन, आपको यह भी याद रखना है। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन भारत आने का क्या उद्देश्य था, उसका क्या कारण था कि साइमन कमीशन जो है वो भारत आया था। ऑप्शन क्या है, भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशिला का अध्ययन करना, प्रथम विश्व युद्ध का भारत पर पड़े प्रभाव का अध्ययन करना, कृषि और वाणिज्य की स्थिति का आकलन करना, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर 1। ये साइमन कमीशन भारत क्यों आया था, तो जो भी संवैधानिक व्यवस्था था उसकी जो कार्यशिला था उसके बारे में समझना, जानना और फिर क्या करना इसके बारे में बताना और उसकी जानकारी देना। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा आपका सही होगा। 4 नंबर का प्रश्न है, भारत में साइमन कमीशन का विरोध क्यों हुआ। तो आपको याद रखना होगा कि ये जो आपका कमीशन आया था, कमीशन माने आयोग, तो उस आयोग में एक भी भारतीय नहीं था, जिसके कारण क्या हुआ था, इस कमीशन का विरोध किया गया था। ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा आपका सही होगा। अगला प्रश्न 61 नंबर का कि लॉर्ड इरविन ने क्या है, लॉर्ड इरविन ने भावी संविधान पर चर्चा करने के लिए किस सम्मेलन का प्रस्ताव रखा था, यानी कि किस सम्मेलन का प्रस्ताव जो है लॉर्ड इरविन रख दिया था। तो गोलमेज सम्मेलन का रखा था, क्योंकि बोला था कि आप लोग आइए हम लोग गोलमेज से आंदोलन सम्मेलन करेंगे और आपके सारे के सारे बातों का क्या करेंगे वहां पे जिक्र करेंगे। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा आपका सही होगा। ऑप्शन नंबर 62 के क्वेश्चन वाला कि दिसंबर 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। तो जो दिसंबर का 1929 का जो लाहौर अधिवेशन हुआ उसका अध्यक्ष कौन था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो था इसका अध्यक्ष था। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा आपका सही होगा। अगला प्रश्न 63 नंबर का कि 1929 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज के अंतर्गत कब स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। तो पूछेगा कि पूर्ण स्वराज का मांग कहां किया गया था 1929 में, कब, लाहौर अधिवेशन में। तो इसमें क्या बोला गया कि हम लोग क्या करें, पहले एक झंडा फहराएं जो स्वतंत्रता का झंडा होगा। तो ये झंडा कब फहराया गया था, 26 जनवरी 1930 को। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न क्या है 64 नंबर का कि दांडी यात्रा के समय ब्रिटिश सरकार से गांधी जी की प्रमुख क्या मांग थी। यानी जब हम लोग जब दांडी यात्रा किए, जो नमक यात्रा किए, उससे पहले गांधी जी ने क्या क्या मांग रखा। पहला, नमक पर कर को समाप्त करना, रोलर टैक्स को समाप्त करना, किसानों का लगान माफ करना और जबरन भर्ती करना। तो गांधी जी ने कुल 21 मांग रखा था, आपको पता होगा। 21 में जो सबसे मुख्य मांग क्या था कि नमक कर को खत्म करना। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा आपका सही होगा। अगला प्रश्न है आपका कि महात्मा गांधी ने नमक कानून कब भंग किया। नमक कानून कब भंग किया, यानी कि जब नमक कानून को तोड़ा। तो नमक कानून गांधी जी ने कब तोड़ा था, तो 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने आपका डांडी नामक स्थान, जो कि आपके जो भी आपका गुजरात का तटीय इलाका है, वहां पे जाकर नमक उबालकर गांधी जी ने क्या नमक बनाया और जो नमक कानून उसको तोड़ा। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा आपका सही होगा। 6 अप्रैल 1930 आपको याद रखना है। अगले प्रश्न में बात करेंगे, 65 नंबर का प्रश्न है आपका, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ था। तो आपको पता होगा गांधी जी ने जब इरविन को पत्र लिखा, उन्होंने बोला कि अगर आप हमारे मांगों को नहीं मानते हो तो हम लोग क्या करेंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर देंगे। तो वो किस आंदोलन, किस यात्रा के बाद था। तो आपको बता दें 1930 का जो दांडी यात्रा था, जो नमक यात्रा था, इसके बाद गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किया। तो क्वेश्चन भी आता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत तो नमक कानून तोड़ने के साथ ही, तो 6 अप्रैल क्या था आपका 6 अप्रैल 1930 के साथ क्या होगा आपका दांडी यात्रा की समाप्ति और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है आपका, साबरमती आश्रम से दांडी तक महात्मा गांधी ने कितने किलोमीटर का यात्रा तय किया था। तो आपको बता दो कि प्रतिदिन जो था गांधी जी 10 मील लगभग जो था 10 किलोमीटर के आसपास चलते थे और इन्होंने 24 दिन तक चढ़ाई चला था, मतलब पैदल चले थे। तो कुल मिलाकर कितना हो गया 240 किलोमीटर। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा आपका सही हो जाएगा। तो बात करें अब अगले प्रश्न पे। प्रश्न क्या है, दांडी यात्रा के समय गांधी जी ने कितने विश्वास साथी यानी कि वॉलंटियर साथी पूरी यात्रा में साथ रहे थे। तो अपने 78 वॉलंटियरों के साथ गांधी जी ने पूरा का पूरा यात्रा खत्म किया। तो 3 नंबर का आंसर क्या होगा सही होगा। अगला प्रश्न है आपका कि सविनय अवज्ञा आंदोलन किस
मुख्य मांगों के साथ शुरू हुआ था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन किस जो है मुख्य आंदोलन के साथ शुरू हुआ था? पहला क्या था? साइमन कमीशन की वापसी, अस्पृश्यता का उन्मूलन, नमक कानून की समाप्ति और जबरन भर्ती का विरोध। तो जो 69 का जो आपका क्वेश्चन उसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 नमक कानून की समाप्ति के साथ क्या हुआ? आंदोलन की शुरुआत हुआ था, जो कि मैंने पहले आपको बताया था। अगला प्रश्न 70 नंबर का कि गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किस कार्य से किया था, यानी कि कौन सा कार्य के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुरुआत किया गया था? तो मैंने अभी जस्ट आपको बताया क्या होगा? दांडी यात्रा के साथ गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किया था। ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा आपका? सही होगा। अगला प्रश्न है आपका 71 नंबर का कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में भारतीयों से क्या करने का आह्वान गांधी जी ने किया था, यानी जब सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ तो गांधी जी ने क्या बोला कि आपको क्या क्या करना है? पहला, अंग्रेजों का सहयोग नहीं करना है। दूसरा, औपनिवेशिक कानून का उल्लंघन करना है। और 1 और 2 दोनों, और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोनों आंसर होगा। गांधी ने बोला पहला तो असहयोग तो करना ही करना है, साथ ही साथ जो भी उनका कानून है उसका उल्लंघन भी करना है। तो ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2 तो सही होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या होगा? सही होगा। अब बात करें 72 नंबर प्रश्न। प्रश्न क्या है? गांधी इरविन समझौता कब हुआ? गांधी इरविन के समझौता कब हुआ? तो 5 मार्च 1931 कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को गांधी और इरविन के बीच में समझौता हुआ, जिसमें नमक कानून की समाप्ति और साथ ही साथ जो है आपको जितने भी लोगों को गिरफ्तार किया गया उनको वापस करना। और गांधी जी ने यह भी माना कि चलो भाई हम लोग क्या करेंगे? गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगे। अब अगला प्रश्न है आपका। प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? देखिए इससे पहले जितने भी टॉपिक्स है ना उसका मैंने एक फुल टू फुल वीडियो लिया है, तो आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक जाके देखें। क्योंकि देखो केवल क्वेश्चन आंसर करने से या केवल और केवल आप ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को याद करने से आपके डाउट्स दूर नहीं होंगे। जब तक आपको कहानी याद नहीं होगा तो कहानी कैसे जानोगे, कहानी क्या हुआ था? तो मैंने उसका टॉपिक वाला एक प्लेलिस्ट है, वहां पे जाके आप पूरी की पूरी वीडियो देखना, फिर आपको सारी चीजें समझ में आएगा। चलते क्वेश्चन पे। तो निम्नलिखित में से किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? तो आंसर क्या होगा आपका? अब्दुल गफ्फार खान को कहा गया था सीमांत गांधी के रूप में, आपको याद रखना। ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा? सही होगा। 74 नंबर का प्रश्न है सीमांत गांधी या बादशाह खां किसे कहा जाता था? तो आपको मैंने खुद बताया कि इससे किसे कहा गया था। तो आपका आंसर क्या होगा आपका? अब्दुल गफ्फार खान। सीमांत गांधी बोलो या बादशाह खां के नाम से नहीं जाना जाता था। अगला प्रश्न है खुदाई खिदमतगार की स्थापना किसने किया था? ऑप्शन क्या है? मुख्तियार अहमद खान, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, अब्दुल गफ्फार खां और मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली। तो जो 75 नंबर उसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 अब्दुल गफ्फार खान ने खुदाई खिदमतगार का स्थापना किया था। अगला प्रश्न 76 नंबर का कि महात्मा गांधी के समर्पित साथी अब्दुल गफ्फार खां को कब गिरफ्तार कर लिया गया था? तो अगर इसका आंसर क्या होगा आपका अप्रैल 1931। ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा आपका? सही होगा। अगला प्रश्न है आपका कि 1930 में दलितों को दलित वर्ग एसोसिएशन में किसने गठित किया था? तो B.R. अम्बेडकर ने क्या किया था? दलितों को अपना एक पहचान देने के लिए एक संगठन बना दिया, दलित वर्ग एसोसिएशन, यानी कि दलित वर्ग एसोसिएशन के नाम से जाना जाता है। 1930 में किया गया था। अगला प्रश्न है आपका 78 नंबर का दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था? तो डॉक्टर अम्बेडकर के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा आपका? सही हो जाएगा। अगला आपका 79 का क्वेश्चन, गांधी जी और अंबेडकर ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, लेकिन वार्ता बीच में टूट गया था। याद रखिएगा, पहले गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग नहीं लिया था, बाकी सभी लोगों ने भाग लिया था, लेकिन केवल अंबेडकर जो दूसरा सम्मेलन में और साथ साथ अंबेडकर भी दूसरा सम्मेलन में भाग लिया था। तो द्वितीय सम्मेलन आपको क्या करना है? याद रखना है। अगला प्रश्न है लंदन में दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन है माय डियर फ्रेंड वो कब हुआ था आपका? तो 1932 में हुआ था। कब हुआ था? 1932 में। आपको क्या करना है? याद रखना है। बात करें अगले प्रश्न पे। 81 नंबर का प्रश्न है डॉक्टर अंबेडकर की प्रमुख मांग क्या था? तो आपको पता होगा कि जब इन्होंने दूसरे गोलमेज सम्मेलन पे भाग लिया तो उन्होंने कुछ मांगे रखा। तो वो मांग क्या था? पहला, दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र, पुनः सम्मेलन, नया संविधान या प्रांतीय चुनाव। तो उन्होंने क्या बोला था कि दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र बना दीजिए, यही उन्होंने मांग किया था, जिसके कारण दूसरा जो गोलमेज सम्मेलन की वार्ता बीच में ही हो गई और क्या हुआ कि गांधी जी के जितने भी मांग था उन्हें नहीं माना गया था। अगला प्रश्न 82 नंबर का 1932 में पूना समझौता या पूना पैक्ट किनके किनके बीच हुआ था? तो ये पूना पैक्ट किस किसके बीच हुआ था? तो आपको बता दो कि पूना जो पैक्ट है वो गांधी और अंबेडकर के बीच में हुआ था। कब? दूसरे गोलमेज सम्मेलन में वापस आने के बाद। और जब अलग निर्वाचन का मांग कर दिया गया अंबेडकर के द्वारा तो गांधी जी जो है वो अमरण अनशन पर बैठ गए और हताश में लास्ट में आके जो है आपके अंबेडकर जी वो लोग गांधी जी से वार्ता करने के लिए रेडी हो जाते। तो क्या होगा? गांधी अंबेडकर के बीच में पूना पैक्ट हुआ था 1932 में।
अगला 83 नंबर का प्रश्न है आपका कि किस समझौते से दमित वर्गों को प्रांत एवं केंद्रीय विधायी परिषदों में आरक्षण सीटें मिली। तो आपको बता दूं ये पूना समझौता था या पूना पैक्ट बोलो, जिसके बाद जो है दमित वर्गों को यानी कि दलित वर्ग के लोगों को केंद्रीय विधान परिषदों में और आपका प्रांत यानी कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार में उनको आरक्षण की सीटें दी गई। बात क्लियर है। अगले प्रश्न में बात करेंगे 84 नंबर प्रश्न का, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुआ था। ऑप्शन के 1906 में, 1907 में, 1908 में, 1910 में। तो जो 84 नंबर का जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा माय डियर फ्रेंड, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा 1। 1906 में क्या हुआ था, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का स्थापना किया गया था। अब क्वेश्चन ये भी आएगा मुस्लिम लीग का स्थापना किसने किया था, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दें, मैं देखना चाहता हूं आपको याद है कि नहीं है। अगला प्रश्न है 8 अगस्त 1942 को किस स्थान से कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान किया गया, यानी कि कौन सा ऐसा जो है 1842 में कौन सा ऐसा जगह था जिसके बाद क्या गया, भारत छोड़ो आंदोलन का आपका आह्वान किया गया। तो 85 नंबर क्या किया, ऑप्शन नंबर 3 बम्बई। तो देखिएगा 8 अगस्त 1942 का जो बम्बई का कांग्रेस का जो बम्बई का अधिवेशन हुआ जहां से भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की गई, तो 8 अगस्त 1942 क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है 86 नंबर का कि भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 1942 में किया गया था, तो ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा आपका सही हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न पे, प्रश्न क्या है आपका, भारत छोड़ो आंदोलन किस बात पर जोर था, यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था उस पर किस बात पर जोर था, यानी कि किस बात के लिए किया गया था। राजनीतिक कैदियों की रिहाई पर, अंग्रेजों को पूरी तरह से भारत छोड़ना होगा, द्वितीय विश्व युद्ध की मुआवजा के लेकर और कृष्ण मिशन का विरोध करना था। तो क्या था, अंग्रेजों को पूरी तरह से भारत को छोड़ना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा आपका सही हो जाएगा। अगला 28 नंबर का प्रश्न है, करो या मरो का नारा किसने दिया था। तो करो और मरो का जो है बापूजी यानी कि महात्मा गांधी दिया था। ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा आपका सही होगा। अगला प्रश्न है कि इनमें से किस महिला ने भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रियता से हिस्सा लिया था। तो ऑप्शन नंबर 4 होगा। देखिए अरुणा आसिफ अली, कनकलता बहुआ और रमा देवी, ये तीनों ने असहयोग आंदोलन पर भारत छोड़ो आंदोलन पर सक्रिय भूमिका दिखाया था। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 90 नंबर का प्रश्न है आपका, प्रश्न क्या आपका, यह कथन किसका है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह कथन किसका है। तो सुभाष चंद्र बोस जी का यह कथन है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, इसका आंसर क्या होगा सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा आपका सही होगा। अगला प्रश्न 91 नंबर का कि गांधी जी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर किसने संबोधित किया था। तो राष्ट्रपिता कहकर गांधी जी को पहली बार सुभाष चंद्र बोस ने किया था। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी, देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये किस की स्थापना किसने किया था। तो भगत सिंह के द्वारा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी की जो है स्थापना किया गया था। अगला प्रश्न 93 नंबर का, भारतीय संविधान कब बनकर तैयार हुआ। तो जो भारतीय संविधान वो कब बनकर तैयार हुआ, 26 नवंबर 1949 को। लागू कब होता है, तो 26 जनवरी 1950 को जो है संविधान लागू होता है, आपको याद रखना है। तो देखिए जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था मैंने करवाया, एक अंतिम प्रश्न में आपको करवाऊंगा, लेकिन उससे पहले देखिए सबसे पहला जो 3 चीजें आपको माइंड में रखना है, पहला आपको पढ़ना है, दूसरा आपको ज़्यादा पढ़ना है और तीसरा आपको सबसे ज़्यादा पढ़ना है। मैंने ऐसा क्यों बोला, क्योंकि आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ोगे ना तब ज़्यादा नंबर आएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा कब पढ़ोगे, जब आप ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करोगे। देखो जितना ज़्यादा आप आज तैयारी करोगे ना माय डियर फ्रेंड, आगे जाके आपकी तैयारी उतनी अच्छी होगी और नंबर आपका ज़्यादा आएगा, क्योंकि बार बार और 10th क्लास आपके पास आने वाला नहीं है, ये एक ही बार आ रहा है। तो ध्यान रहे कि इस पर क्या करना, ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या करना, तैयारी करना है। तो अगले प्रश्न पे बात करेंगे और अंतिम प्रश्न है आपका, प्रश्न क्या है आपका कि भारत में खिलाफत आंदोलन किस देश के शासक के समर्थन के साथ शुरू हुआ, यानी कि कौन सा देश का शासक ने जब खिलाफत आंदोलन का भारत में समर्थन किया जिसके बाद इस आंदोलन की शुरुआत होती है। तो तुर्की इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा आपका सही होगा। तो देखिए ये 94 प्रश्न है ना, 94, ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके हर एक एग्जाम में। आप कोई भी कॉम्पिटिशन का एग्जाम दोगे और उसमें अगर गांधी जी की घटनाएं अगर आएंगी तो ये सारे के सारे प्रश्न आपके पूछेंगे और आपको याद करना है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।